जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो अपने दम पर प्रीलिम्स 2026 में आपको 10 क्वेश्चन फंसा के देगी। क्या है ये सीरीज और क्यों है इसमें इतना दम कि एक छोटी सी सीरीज आपको 100 में से 10 क्वेश्चन फंसा के दे सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली संदेश मैगजीन, जिसके बारे में बहुत कम एस्पिरेंट्स और टीचर्स को भी कम ही उसकी जानकारी है। काफी सारे टीचर्स, काफी सारे टॉपर्स जो काफी वर्षों से एमपीपीएससी की फील्ड में हैं और जिन टॉपर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से एमपीपीएससी को क्वालिफाई किया है, उन सभी को इस मैगजीन के बारे में पता तो है, परंतु इसकी असली शक्ति को उजागर किया था मैंने पिछले वर्ष, जब YouTube पर मैंने संदेश मैगजीन की सीरीज चलाई। इस साल मुझे यह मौका मिल रहा है चैंपियन स्क्वायर के प्लेटफॉर्म पर, और मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी सारे नए एस्पिरेंट्स से भी जुड़ूंगा, क्योंकि चैंपियन स्क्वायर का प्लेटफॉर्म एक बहुत ही एक्टिव, नया और फ्रेश प्लेटफॉर्म है। और जितने भी एस्पिरेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हैं, मेरा आप सभी से बिल्कुल पक्का वाला प्रॉमिस है कि अगर ये संदेश मैगजीन की सीरीज आप देखकर जाते हैं तो आपके 10 क्वेश्चन पक्के हैं। अब क्या होता है संदेश मैगजीन में, क्या कवर करवाती है सरकार इस संदेश मैगजीन में, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मध्य प्रदेश की सरकार पूरे साल जो कुछ भी काम करती है उसको आप मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स कहते हो, और सरकार के द्वारा किया जाने वाला सारा काम सरकार एक मंथली मैगजीन में लिख देती है। उसको सरकार संदेश मैगजीन कहती है। यानी कि जनवरी महीने की मैगजीन, फरवरी महीने की मैगजीन, मार्च महीने की मैगजीन, अप्रैल महीने की मैगजीन, यानी कि एक मंथली मैगजीन है जो मध्य प्रदेश की सरकार लॉन्च करती है। और उसके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा कुछ भी किया जा रहा है, कोई सरकारी योजना चल रही है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, हर चीज की जानकारी इस मैगजीन में होती है। तो आप चाहे इसको कह लीजिए मध्य प्रदेश का एक साल का करंट अफेयर्स, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश से संबंधित ऊट पटांग प्रश्न, मध्य प्रदेश के टॉपिक से संबंधित आड़े तेड़े प्रश्न जो प्रीलिम्स में हमको सताते हैं, परेशान करते हैं, वो हर आड़ा तेड़ा प्रश्न जो एमपीजीएस या एमपीजीके से संबंधित आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलता है, हर उस आड़े तेड़े प्रश्न को हम इस संदेश मैगजीन के माध्यम से कवर करेंगे। यह संदेश मैगजीन मार्केट में या सरकार के द्वारा हार्ड कॉपी में नहीं लाई जाती है, ये ऑनलाइन फॉर्मेट में गूगल पर मिल जाती है, कई सारी वेबसाइट्स पर। 100 पेज या 200 पेज की मिनिमम इसका साइज होता है। अब मान लीजिए आप 12 महीने की मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो 12 इंटू 100, तो क्या आप 1200 पेज पढ़ेंगे? तो आपकी उसी मेहनत को कम करने के लिए चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यह सीरीज आपके लिए मेरे द्वारा शुरू की जा रही है, जहां पर वो सारे के सारे 1200 पेज मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डिटेलिंग से, और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रिसर्च करके जोड़ूंगा, ताकि आपका जितना भी इंपॉर्टेंट वक्त है आखिरी के 3 महीने में, वो पूरा समय आपका बच सके। पूर्ण रूप से ये लेक्चर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर दोस्तों पूरी तरीके से काम में आएगा। तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए हिंदी कंटेंट को देखकर ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये सीरीज केवल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए है। जितनी हिंदी मीडियम के लिए है, उतनी ही इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए भी है। मैंने ओरिजिनल डेटा के साथ क्या है छेड़छाड़ नहीं करता हूं, इसीलिए इसको हिंदी अलग, इंग्लिश अलग ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया है। लेकिन इतना इजी कंटेंट है कि आपको मीडियम की समस्या आने नहीं वाली, जहां भी आएगी हम हैं, आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। लगभग सर कितने लेक्चर रहेंगे इस सीरीज में, अगर आपका ये प्रश्न है तो मोटा मोटा मान के चलिए 25 लेक्चर्स के आसपास आप इस सीरीज में इमेजिन कर सकते हैं। और ये 25 लेक्चर अगर आपने देख लिए, आड़ा टेढ़ा कोई भी प्रश्न एमपीजीके वाला आपसे सॉल्व हो जाएगा।
एमपी करंट अफेयर्स आपसे सॉल्व हो जाएगा। इन शॉर्ट वो 10 प्रश्न जो मैक्सिमम जनता के गलत होंगे, वो 10 प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे। और 10 प्रश्न बहुत बड़ा फासला होता है आपको फेल और पास करवाने के बीच में। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा आपके लिए नोट्स फॉर्मेट में बना लिया है। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा सिंपल सा आपको काम करना है। आपके पास अगर चैंपियन स्क्वायर का प्रीलिम्स का कोर्स है, प्रीलिम्स का बूस्टर बैच या प्रीलिम्स का किसी भी प्रकार का आपके पास कोर्स है, उस कोर्स के भीतर इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आप किसी कोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो अपना एक छोटा सा रजिस्टर ले लीजिए। छोटा सा मतलब 50 रुपए वाला, ना तो 51 वाला ना 49 वाला, 50 रुपए वाला रजिस्टर आप ले लीजिए। उसमें पूरे नोट्स बनाते चलिए 1 लाइनर फॉर्मेट में। और अगर आप चैंपियन स्क्वायर के प्रीलिम्स कोर्स का हिस्सा हैं तो वहां पर बाकायदा पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आइए बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो पहली कुछ खबरें हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं उन पर जरा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे कीमती प्रश्न जो प्रीलिम्स 2026 में गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेगा, वो दोस्तों क्या है? तो सरकार ने तो खुद सामने से ही कंटेंट दे दिया है। और सरकार क्या कह रही है कि एक नजर में देख लीजिए। क्या देख लीजिए एक नजर में? स्थान क्या है? जिला धार, मध्य प्रदेश। यानी कि धार जिले में कुछ हुआ है। सरकार बता रही है कि पढ़ के जाओ, हम पूछेंगे पीएससी में। प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को भूमि पूजन किया। किसी चीज का भूमि पूजन हुआ है 17 सितंबर को। क्या है? ये देश का पहला पीएम मित्र पार्क है। ये दोस्तों देश का पहला क्या है? ये देश का पहला पीएम मित्र, हिंदी में बोल देते हैं मित्र, अंग्रेजी में लिखते हैं तो लिखते हैं मित्रा। तो ये देश का पहला पीएम मित्र पार्क है। और कहां बनाया गया है? धार जिले में बनाया गया है। कब इसका भूमि पूजन हुआ है? 17 सितंबर। तो आपसे प्रश्न क्या आ सकता है? देश का पहला पीएम मित्र पार्क कहां चालू किया गया, उसका भूमि पूजन कहां किया गया? धार जिले में। कब किया गया? 17 सितंबर में जो है किया गया। अब पीएम मित्र पार्क दोस्तों क्यों बनाया जाता है? देखिए, भारत के अंदर जो क्लोथ इंडस्ट्री है, जो कपड़ा उद्योग है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोस्तों कपड़ा उद्योग से देश बहुत पैसा कमाता है। भारत में जो कपड़ा उद्योग है वो बहुत सारा कपड़ा जो है एक्सपोर्ट करता है भारत, और विदेशों से बहुत पैसा कमाता है कपड़ा उद्योग के माध्यम से। और हम इसी कपड़ा उद्योग को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए पीएम मित्र पार्क को जो है इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया है। तो अगर आपसे कभी एमसीक्यू में यह प्रश्न भी बन जाए कि पीएम मित्र पार्क का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है, तो पीएम मित्र पार्क का क्या उद्देश्य है? भारत को कपड़ा उद्योग में यानी कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाना, कपड़ा उद्योग को भारत में इस वर्चस्व तक ले जाना कि हम जो वर्तमान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो वर्तमान में हम निर्यात कर रहे हैं, उसका भी हम डबल ट्रिपल निर्यात करने लगे। मतलब इन शॉर्ट, एक शब्द में पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य भारत के अंदर कपड़ा उद्योग को बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बन सकता है आपका। ओके, अच्छा, अब कपड़ा उद्योग तो हम चलो बना देंगे भारत को, क्या खोलकर? पीएम मित्र पार्क खोलकर। तो क्या केवल मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क बनेगा? जी नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क दोस्तों नहीं बनेगा। भारत के 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में? भारत के 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में क्या बनेगा दोस्तों? पीएम मित्र पार्क बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? पीएम मित्र पार्क बनेगा। पीएम मित्र पार्क बनेगा। ठीक है, एक हमारा एमसीक्यू यहां से भी सॉल्व होगा कि भारत में कितने राज्यों में पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे? 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर आपको किस मुख्य बात पर ध्यान देना है? आपने एक बाइक सुनी होगी जिसका नाम है दोस्तों केटीएम। क्या नाम है? केटीएम।
केटीएम बाइक जो एक जमाने में छपरीबाजी के लिए बहुत फेमस थी, अब ऐसा नहीं है, अब अच्छी बाइक्स भी आती। केटीएम बाइक हम सभी ने सुनी है। तो केटीएम बाइक जो है दोस्तों वो गुम हो गई है। केटीएम बाइक क्या हो गई है? गुम हो गई है। और गुम जब वो हो गई तो वो कहां मिली है? तो केटीएम बाइक जो है वो गुम हो जाने के बाद तमिलनाडु में मिली है। केटीएम बाइक गुम हो जाने के बाद कहां मिली है? तमिलनाडु में मिली है। के का मतलब दोस्तों क्या हो गया? कर्नाटक। टी का मतलब क्या हो गया? टी का मतलब क्या हो गया? तेलंगाना। एम का मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश। जी का मतलब क्या हो गया? गुजरात। यू का मतलब क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। एम का मतलब फिर से क्या हो गया? मध्य प्रदेश तो हो चुका है, तो अब क्या है एम से? महाराष्ट्र। और फिर तमिलनाडु तो है ही। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बार फिर से रिपीट कर लें। केटीएम जो बाइक है, केटीएम गुम हो गई है और कहां मिली है? तमिलनाडु में। यानी कि कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। के फॉर कर्नाटक मिल रहा है, टी फॉर तेलंगाना मिल रहा है, एम फॉर मध्य प्रदेश मिल रहा है, जी फॉर गुजरात मिल रहा है, यू फॉर उत्तर प्रदेश मिल रहा है, एम फॉर महाराष्ट्र मिल रहा है और फिर तमिलनाडु भी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य क्या है? भारत में कपड़ा उद्योग का विस्तार करना, टू एक्सपेंड द क्लोथिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। कब भूमि पूजन हुआ? अच्छा, देश का पहला पीएम मित्र पार्क कहां उसका भूमि पूजन किया गया? धार जिले में। कब किया गया? 17 सितंबर में। भारत में कितने पीएम मित्र पार्क ओपन किए जाएंगे? 7 पीएम मित्र पार्क ओपन किए जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत कहां हो गई है? मध्य प्रदेश में हो गई है, इसीलिए कीमती बन गया प्रश्न, है ना। अच्छा, तो ये इस पेज से ये कहानी थी। तो ऐसे क्या है, बहुत बड़ी मैगजीन होती है लेकिन उसमें छोटे छोटे इतने पॉइंट होते हैं कि अगर हम उसको पढ़ लें तो एग्जाम में हमारी जो है बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है, मैं जो कुछ भी यहां पर लिखूंगा वो मिटाऊंगा, उसके बाद अगले पेज पर जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको नोट डाउन करते चलना है। आपको क्या करते चलना है? आपको नोट डाउन करते चलना है ना। तो रजिस्टर अपना जरूर बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो छोटी छोटी सीरीज होती है ना, ये छोटी छोटी सीरीज को अगर हम अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेते हैं तो हमारे लिए काफी सरलता हो जाती है। क्योंकि अगर आप इसकी पीडीएफ भी मान के चलिए मांगेंगे, तो पीडीएफ तो तब काम की है जब हम उसका प्रिंट करवा के अपने पास रखें। इतना सारा प्रिंट हम करवाने के इच्छुक नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने 25 लेक्चर की सीरीज को रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया तो 25 लेक्चर की सीरीज मुश्किल से 50 से 60 पेज में आप उसको समराइज भी नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो भी लिखेंगे तो भी 50 से 60 पेज भरेंगे आपके। और 50 से 60 पेज व्यक्ति आराम से एक दिन में रिवाइज करके जा सकता है। तो आप प्लीज इस चीज को कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें। हम चलते हैं आगे। आगे क्या कहानी हमको देखने को मिलती है? पीएम मित्र पार्क की ही कहानी है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि धार जिले के कौन से गांव में भूमि पूजन हुआ है पीएम मित्र पार्क का? भैंसोला गांव में। कौन से गांव में? भैंसोला गांव में। तो मैंने पहले से ही आपके लिए हाईलाइट करके रखा है कि जहीं कहीं भी अगर कीमती चीज आती है तो हम उसको आपको डायरेक्टली सरकारी मैगजीन से बता सकें। ठीक है ना दोस्तों, यूपीएससी में बहुत चलन होता है डायरेक्टली सरकारी मैगजीन से कंटेंट पढ़ना, परंतु एमपीपीएससी में क्या है, स्टडी मटेरियल इतना आ चुका है मार्केट के अंदर कि व्यक्ति ने ओरिजिनल सोर्स पढ़ना छोड़ दिया है। और ओरिजिनल सोर्स जो पढ़ेगा वो उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि क्वेश्चन आयोग वहीं से बनाता है, सरकारी सोर्सेस से, ना कि प्राइवेट मटेरियल से नहीं बनाता है ना। तो धार जिले के कौन से गांव में दोस्तों? भैंसोला गांव में। तो अभी हमने पिछले पेज पर केवल धार जिले के बारे में पढ़ा, यहां पर हमने किसके बारे में पढ़ लिया? भैंसोला गांव के बारे में। अब आप कहोगे सर पिछली स्लाइड पे ही लिख देते कि भैंसोला गांव है धार जिले के अंदर। मैंने क्या कहा, जो सरकार ने कंटेंट दिया है मैं उसके अंदर छेड़छाड़ करके उसको खराब नहीं करना चाहता। एडिशनल जो है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको सिखाना भी है मुझे कि भैया संदेश मैगजीन अगर आपने उठा लिया, कोई भी सरकारी दस्तावेज आपने उठा लिया, तो एक ही पेज पर उस टॉपिक की सारी जानकारी मिल जाए जरूरी नहीं है, उसके संबंध में जानकारी अगले पेज पर भी मिल सकती है। ठीक है ना। तो धार जिले का भैंसोला गांव। अब दोस्तों पीएम मित्र पार्क बनाने के पीछे प्रधानमंत्री जी का एक 5 विजन है। विजन को ये हिंदी में लिखा है, अगर विजन को हम अंग्रेजी में लिखें
तो इस प्रकार से नजर में आएगा। 5 विजन, अगर आपसे 5 विजन पूछ लिया जाए, पीएम मित्र पार्क को स्थापित करने के पीछे 5 विजन क्या है, तो वो हमको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, फार्म टू फाइबर। फार्म मतलब खेत, तो खेत में पहले कपास उगेगा तभी उससे जो है फाइबर यानी कि धागा बनेगा, है ना। तो फार्म टू फाइबर, खेत से बना फाइबर यानी कि धागा। अब ये धागा कहां जाएगा, फैक्ट्री में, तो फाइबर कहां गया, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में धागा जाएगा तो उससे कपड़े बनेंगे, तो फिर फैक्ट्री में जब कपड़े बनेंगे तो कपड़े बनने से क्या होगा, फैशन होगा, और फिर यही फैशनदार कपड़े कहां जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे। समझ में आया आपको 5 विजन क्या है। पहले फार्म, पहले क्या है दोस्तों, पहले है फार्म जहां पर कपास उग रहा है, फार्म टू फाइबर, फार्म से फाइबर, धागा बन गया। अब ये फाइबर कहां जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, यानी कि फाइबर टू फैक्ट्री, 2 हो गए, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, 2 हो गए। अब फैक्ट्री में जाके उसके कपड़े बनेंगे, तो कपड़े से क्या बनेगा, फैशनेबल कपड़े बनेंगे, फैक्ट्री टू फैशन। समझ में आ रही है आपको चीज। तो फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन टू फॉरेन। इस तरीके से हमारे पास यहां पर दोस्तों 5 विजन निकल के आ जाते हैं। इतनी चीज आप सभी को क्लियर हो रही है पक्की तरीके से। आप देखें पहला, इसमें पहला विजन क्या है, फार्म, पहला हो गया एक, दूसरा क्या हो गया, फाइबर, तीसरा क्या हो गया, फैक्ट्री, चौथा क्या हो गया, फैशन, और पांचवा क्या हो गया, फॉरेन। इनको मत गिनिएगा कि सर ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहे हैं, ये 3 और ये 4, ये तो 4 ही है, तो 5 विजन क्यों कह रहे हो। वो 5 शब्द हैं उसमें। पहला क्या था, फार्म, फार्म से क्या मिला, फाइबर, फाइबर कहां गया, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाके फाइबर का क्या हुआ, फैशन, फैशन के बाद कहां गया, फॉरेन। 5 विजन हो गए। तो ये पीएम मित्र पार्क के पीछे ये 5 विजन है, तभी हम भारत को कपड़ा उद्योग में इतना बड़ा और इतना महान बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों यहां पर एक देखिए, यहां पर ये आड़ा टेढ़ा एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, बड़ा ही छुपा हुआ प्रश्न है। इंडिया में टोटल जितना भी कपास का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति समझता होगा, कपास उत्पादन का मतलब क्या हो गया, कॉटन प्रोडक्शन। कपास उत्पादन का मतलब क्या हो गया, कॉटन प्रोडक्शन। तो इंडिया में जितना भी कपास का उत्पादन होता है उसका लगभग कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश से आता है, 27%। बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत में जितना भी कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है, भारत में जितना भी कपास का उत्पादन हो रहा है, तो उस 100% में से कितना प्रतिशत योगदान मध्य प्रदेश का है। तो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही कीमती क्वेश्चन है। 27%, कितना प्रतिशत है, 27% उत्पादन भारत में, भारत का मध्य प्रदेश से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक तो होती है नॉर्मल कॉटन और दूसरी कौन सी होती है, ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक कपास। तो ऑर्गेनिक कपास का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश से आ रहा है, 40%। यानी कि जो नॉर्मल कपास है उसका कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में उत्पादन हो रहा है, 27%। और भारत में जितना भी ऑर्गेनिक कॉटन है उसमें से कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के दम पर आ रहा है, वो है 40%। यानी कि नॉर्मल कॉटन 27% और ऑर्गेनिक कॉटन मध्य प्रदेश में कितना उत्पादन हो रहा है, 40%। इतना चीज आपको क्लियर हो गई। तो यहां से आपके 2 प्रश्न कपास से संबंधित आ गए। क्योंकि दोस्तों खेल ऐसे ही खेला जाता है। आप प्रिपेयर करके गए पीएम मित्र पार्क के बारे में, हर करंट अफेयर की मैगजीन ने पीएम मित्र पार्क के बारे में चर्चा करी, लेकिन उसने, आयोग बड़ा चालाक, उसने पीएम मित्र पार्क पूछा ही नहीं। उसने तो ये पूछ लिया कि अच्छा पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य क्या है, ये बताओ आप। तो चलो आपने वो भी बता दिया। अरे भैया पीएम मित्र पार्क कपड़े पर आधारित है, कपड़ा कपास पर आधारित है। और उसने कपास का प्रश्न पूछ लिया कि भारत का कपास उत्पादन में से कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश से आता है, 27। और ऑर्गेनिक कपास उत्पादन मध्य प्रदेश से कितना प्रतिशत आता है, 40। ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक है ना भैया, चलिए। अच्छा, अब यहां पर ये पेज पर हमारा काम जो है खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां से जब हम आगे बढ़े तो देखते हैं हमको क्या मिल रहा है। अब दोस्तों पीएम मित्र पार्क के ही ऊपर कुछ और चर्चाएं हमको मिल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। हर पेज सरकार ने सब दिया हुआ है, हर पेज कुछ नया आपके लिए लेके आएगा। उसने आपसे ये पूछ लिया कि ये जो पीएम मित्र पार्क योजना है
इसकी सबसे पहली बार घोषणा कब करी गई थी, सबसे पहली बार इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था, तो वो भी प्रश्न सरकारी मैगजीन से सॉल्व हो जाता है। 2021-22 का केंद्रीय बजट, 2021-22 का केंद्रीय बजट, यानी कि आपसे सिंपल प्रश्न आएगा, पीएम मित्र पार्क योजना को कब शुरू किया गया, खत्म कहानी। तो पीएम मित्र पार्क योजना को कब शुरू किया गया, 2021-22। तो 2021-22 ये क्या हो गया, ये लॉन्च हो गई, ये क्या हो गई, ये लॉन्च डेट हो गई, ठीक है ना, जब सबसे पहली बार क्या किया गया, पीएम मित्र पार्क की घोषणा करी गई। इतना क्लियर हुआ। चलो आप ये भी प्रिपेयर करके चले गए, आप 2021-22 में पीएम मित्र पार्क की घोषणा हुई, आप ये भी पढ़ के चले गए। लेकिन उसने पूछ लिया कि चलो पीएम मित्र पार्क की फुल फॉर्म बताओ। बोले सर पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पार्क तो पार्क होता है, मित्र मतलब दोस्त नहीं, मित्र मतलब दोस्त नहीं है। मित्र का फुल फॉर्म आपको यहां पर फंसा देगा। एम का मतलब क्या है, मेगा, है ना, इसका अंग्रेजी में ही फुल फॉर्म आता है, चाहे आप उसको हिंदी में भी लिखेंगे तो भी वो अंग्रेजी में ही फुल फॉर्म उसका बनता है। एम का मतलब क्या है, मेगा। आई का मतलब दोस्तों यहां पर क्या है, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, आई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब है साहब टेक्सटाइल, टी का मतलब क्या है, टेक्सटाइल। आर का मतलब क्या है, रीजन, आर का मतलब क्या है, रीजन, आर का मतलब क्या है, रीजन। और ए का मतलब क्या है, अपैरल, ए का मतलब क्या है, अपैरल, अपैरल, अपैरल मतलब कपड़े, अपैरल मतलब क्या हो गए, कपड़े। क्योंकि अंत में जो आप ये उद्योग चला रहे हो, आप ये जो पीएम मित्र पार्क योजना चला रहे हो, अंत में इसका उद्देश्य क्या है, कपड़ा उद्योग ही है ना। तो क्या फुल फॉर्म हो गई मित्र शब्द की, मेगा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल। वापस देखें, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए, तो यहां से हमारा एक ये क्वेश्चन फंस जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पर और कुछ हमको खास देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बस एक चीज भी बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का जो निमाड़ का इलाका है और मध्य प्रदेश का जो मालवा का इलाका है, यहां पर कपास की खेती अच्छी खासी होती है। तो ये आप अपनी मेमोरी के लिए इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये जो धार जिले में पीएम मित्र पार्क ओपन करने की ये जो शुरुआत हो चुकी है, भूमि पूजन हो चुका है, तो यहां पर एक दोस्तों बड़ी खास चीज निकल के आती है जिसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले यूनिट्स। क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले यूनिट्स। दोस्तों प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है, प्लग एंड प्ले का मतलब यह होता है कि बटन चालू किया और मशीन शुरू, यानी कि उस मशीन का उपयोग करने के लिए मुझे ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बटन दबाया और मशीन चालू हालत में आ गई और मैं तुरंत अपना प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन करना शुरू कर सकता हूं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो पीएम मित्र पार्क जो धार में बनाया जाएगा उसमें प्लग एंड प्ले यूनिट्स कितनी होंगी, 81। और मैंने अभी बताया कि प्लग एंड प्ले यूनिट्स क्या हैं, बटन दबाओ और मशीन चालू हालत में आ जाएगी, आप तत्काल रूप से उत्पादन शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर प्रोडक्शन, और आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर साफ लिखा हुआ है 81 प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगी। कहां पर, धार में जो पीएम मित्र पार्क बन रहा है वहां पर, जहां पर आप उद्योग को तुरंत शुरू कर सकते हो और जो आपका उत्पादन है उसको भी आप तत्काल रूप से शुरू कर सकते हो, बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के। इतना क्लियर हुआ। चलते हैं दोस्तों अगले पेज की ओर। अगले पेज पर हमको क्या जानने को मिलता है, आइए जरा देख लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपसे हो जाएगा एक छोटा सा खेल, आपसे मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न बन जाएगा। बोले सर अभी तो आप संदेश मैगजीन पढ़ा रहे हो, यहां पर तो मध्य प्रदेश संबंधित बातें होती हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न कैसे। सरकारी मैगजीन में सरकार ने एक और जिक्र कर दिया है कि भैया धार जिले में पीएम मित्र पार्क का जो भूमि पूजन हुआ उसके लिए 17 सितंबर ही क्यों चुना गया, 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 17 सितंबर ही क्यों चूज किया गया। उसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। देखिए 17 सितंबर एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। यह वही दिन है जब धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हुआ। बिल्कुल पढ़ा हमने,
लेकिन 17 सितंबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हैदराबाद लिबरेशन डे। टेंशन मत लीजिए, समझा रहे हैं, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने या बहुत विद्यार्थियों ने इस बात को पहले से ही पता भी होगा शायद कि हैदराबाद लिबरेशन डे क्या होता है। एक तरीके से हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस। हैदराबाद को निजाम के चंगुल से छुड़ाया गया और उसे इंडियन यूनियन यानी कि भारतीय संघ में मिला लिया गया। यानी कि निजाम के चंगुल से छुड़ाकर हैदराबाद को मुक्त कर दिया गया और उसे भारत संघ में, इंडियन यूनियन में मिला दिया गया। और यह काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए सरकार ने बिल्कुल सही शब्दों का चुनाव किया है। आज ही के दिन मतलब 17 सितंबर के ही दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति कि नहीं, मुझे भारत के हर राज्य को भारत का हिस्सा बनाना है, तो हैदराबाद को निजाम के चंगुल से छुड़ाकर उसे कहां मिला दिया? भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में उसको मिला दिया गया। और इस दिन को अक्सर लोग भूल गए हैं, तो इसीलिए सरकार क्या कह रही है कि हमारी सरकार ने इस घटना को अमर कर दिया। क्योंकि जिस 17 सितंबर को लोग भूल चुके हैं, उसी 17 सितंबर को इतना बड़ा फैसला किया गया कि देश के 7 पीएम मित्र पार्क में से पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन धार में किया गया, ताकि लोगों के जहन में 17 सितंबर की जो तारीख है वो बैठ जाए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपसे एक प्रश्न कैसे बन सकता है? वो प्रश्न दे देगा 17 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक फैसला या कौन सी ऐतिहासिक घटना भारत में घटी थी? विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट्स अकर्ड इन इंडिया ऑन 17 सितंबर। अब उसमें काफी सारी घटनाओं का विकल्प होगा, उनमें से एक विकल्प हैदराबाद लिबरेशन डे भी होगा। तो हमने पढ़ा नहीं होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दम होता है दोस्तों सरकारी सोर्स का, कि सरकारी सोर्स चारों तरफ से कनेक्ट करता है। और फिर आप सोचते हो कि आयोग पता नहीं कहां से प्रश्न बनाता है। अरे आयोग अपने मटेरियल से ही प्रश्न बनाता है, लेकिन आप मटेरियल पढ़िए तो सही, है कि नहीं? चलिए, तो आप हैदराबाद लिबरेशन डे दोस्तों याद रख लेंगे 17 सितंबर। चलिए, उसके बाद फिर मैगजीन में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे पढ़ पढ़ के मैं और छांटता गया, कहीं भी कुछ भी मुझे मिलता था, कोई भी कीमती चीज मिलती थी तो मैं उसको उठाकर आपके लिए प्रेजेंट कर दिया करता हूं यहां पर। अब देखिए, फिर जब हम आगे बढ़े तो हमको, अच्छा मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि मैं जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, मैं 1 साल की संदेश मैगजीन आपको पढ़ा रहा हूं। कितने वर्ष की? 1 साल की, यानी कि 2025 का पूरा साल, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, अब सर कौन से महीने की पढ़ा रहे हो? अब जैसी जैसी खबर आपके सामने आती जाएंगी वैसी वैसी पढ़ा रहा हूं। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद, है ना? नवंबर शुरू हो ही गया, आप समझ लीजिए। तो अब दिसंबर की तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, और नवंबर चूंकि अभी शुरू हुआ है तो उसकी घटनाएं अभी घटी नहीं, उनको घटने दो। यानी कि ये अक्टूबर से जनवरी तक का पहले मुझे आपको कवर करवाना पड़ेगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर का खत्म करवाना पड़ेगा। आप तो बस पूरे नोट्स बनाते चलो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है कौन सी घटना कौन सी महीने में हुई है। जो जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो सब मैं आपको तारीख सहित यहां पे बता दूंगा। ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करिए। सिकल सेल एक बीमारी है जिसमें आपकी रक्त कोशिकाएं, आपके ब्लड सेल्स का शेप कैसा हो जाता है? इस तरीके से। और आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? उलझ जाती हैं। सामान्य तौर पर रक्त कोशिकाओं का शेप कैसा होता है? गोल गोल, आपस में उलझती नहीं है, बहती चलती है ना? तो खैर ये मुद्दा नहीं है यहाँ पर समझाने का। मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में सिकल सेल अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मध्य प्रदेश में सिकल सेल अभियान जो है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? शहडोल से। और किस वर्ष? 2023। पका पकाया सिंपल सा प्रश्न, और आप भली भांति जानते हैं कि एमपीपीएससी को पुराने प्रश्न पूछना ज्यादा अच्छा लगता है।
जो व्यक्ति इस सोच के साथ जाता है कि 2026 का प्री देने जा रहा हूं, मतलब प्रश्न 2026 या 25 से संबंधित आएगा, तो आपने आयोग को अभी सही से जाना नहीं। आयोग 3-4 साल, 2 साल, 5 साल पुराने प्रश्न पूछना ज्यादा बेहतर मानता है। तो इसीलिए यह प्रश्न बहुत कीमती बन जाता है कि सिकल सेल अभियान की शुरुआत दोस्तों मध्य प्रदेश में कहां से हुई? शहडोल से हुई। और कब हुई? 2023 में। इसको हटा रहा हूं, ये लीजिए, हटा दिया। आगे जब हम दोस्तों बढ़ते हैं, जितना मैंने हाईलाइट किया है ना उस नोट्स, उसमें अखबार में, उतना ही आपके लिए कीमती है। नहीं तो मैं खुद यहां पर आके दौड़ता तो टाइम वेस्ट होता उसमें, इसीलिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर सरकार ऑलरेडी बता रही है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक का मतलब क्या रैंक 1 होती है? जी हां, सबसे बड़ा उत्पादक तो रैंक 1 ही होती है। काय काय में बता रहा है, कॉपर में बता रहा है, मैग्नीज में बता रहा है, डायमंड में बता रहा है, लेकिन उसने प्रत्यक्ष रूप से रैंक 1 बोला नहीं है। उसने डायरेक्टली रैंक 1 नहीं बोला है, उसने रैंक 1 शब्द का यहां पर प्रयोग कैसे किया है? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। परंतु आप सभी जानते हैं कि डायमंड में मध्य प्रदेश क्या है? रैंक 1। यहां पर हमको ये रैंकिंग नहीं पढ़नी, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी रैंकिंग की, निश्चिंत रहिए। बस मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करवाना चाह रहा हूं कि सरकार कैसे हिंट देती है ना। तो सरकार ने क्या बोल दिया? मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश कॉपर, मैग्नीज और डायमंड में सबसे बड़ा उत्पादक है, नंबर 1 है। ठीक है। सीमेंट में भी अग्रणी है, मतलब लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इतना बोल के चुप हो जाती है सरकार। फिर आगे क्या बोलती है? यहां पर एक छोटी सी चीज कही गई, एक हिंट दी गई कि डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2030 तक भारत को, अब यहां पर मध्य प्रदेश की खबर नहीं दी, किसकी खबर दे दी? भारत की खबर दे दी। तो यहां पर 2030 तक भारत को 500 गीगावाट से अधिक ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। यानी कि इंडिया ने 2030 तक जो हरित ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी, जिससे प्रदूषण नहीं होता, तो हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी को कितनी क्षमता तक ले जाने का यहां पर उन्होंने एक सपना देखा है? 500 गीगावाट। कितना गीगावाट? 500 गीगावाट से भी ज्यादा। तो आप इस डेटा को बस इतना याद रखना कि ये 500 गीगावाट का जो लक्ष्य तय किया गया है भारत के द्वारा, वो कब का है? 2030 तक का। और ये 500 गीगावाट किस क्षेत्र में है? हरित ऊर्जा में। किस क्षेत्र में है दोस्तों? ये हरित ऊर्जा में है ना? किस में है? हरित ऊर्जा। ये हरित ऊर्जा में है, हरित ऊर्जा में। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। यानी कि उसने डायरेक्टली बोल दिया, उसने पीएम मित्र पार्क का प्रश्न नहीं दिया, उसने यह भी नहीं पूछा कि मध्य प्रदेश भारत के कपास उत्पादन में 27% का योगदान देता है, ऑर्गेनिक कपास उत्पादन में 40% का योगदान देता है। कुछ नहीं पूछा, मित्र की फुल फॉर्म नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछी। उसने सिंपल क्या पूछ लिया? मध्य प्रदेश का कपास उत्पादन में क्या स्थान है? खत्म कहानी। क्या स्थान है साहब? 7वां स्थान है। अब जब भी क्वेश्चंस पे आपत्ति लगती है, जब भी क्वेश्चंस पर आपत्ति लगती, मैं इसको बोल रहा हूं पकाया प्रश्न, प्री 2026। अगर किसी क्वेश्चन पर आपत्ति लगती है और लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं लगता कि 7वां स्थान है, तो आप कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब ले आते हो, बोले ये मार्केट में किताब चल रही है फलानी कोचिंग की या फलाने पब्लिकेशन की, इसमें तो 8वां लिखा है या इसमें तो 6ठा लिखा है, तो सरकार क्या कहेगी कि भैया ऐसे तो कल को तुम अपनी किताब छाप के लिया, हम उसको थोड़ा ना मान लेंगे। किसको माना जाएगा? सरकारी डेटा को, सरकारी सोर्सेस को माना जाएगा। संदेश मैगजीन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। इट इज पब्लिश्ड बाय एमपी गवर्नमेंट, सो दैट्स व्हाई इस फैक्ट को सही माना जाएगा कि मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। क्योंकि पहला लेक्चर है ना,
तो मैं समय ले लेके थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे तैयारी करनी है, और सरकारी सोर्सेज बहुत जरूरी है। आपने सिंपल मंत्र में आपको बता रहा हूं, आप चैंपियन स्क्वायर की जो प्रीलिम्स की किताबें हैं, अगर वो आपने अपने घर पर ऑर्डर कर रखी हैं और आप उनको रटते हो, ठीक है, आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा, पक्की बात। उसके बाद जितने भी करंट बेस्ड ऊट पटांग प्रश्न होते हैं, आप उसके लिए संदेश मैगजीन पढ़ लो, आपका ये भी हो जाएगा। तो दो चीजें करने से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, बशर्ते आप अपने तरफ से पहल करें, है ना। अच्छा, अब दोस्तों यहां पर एक और प्रश्न है जो बहुत कीमती तो नहीं है, लेकिन दिमाग में, मेमोरी में रखा जा सकता है कि 2024-25 में मध्य प्रदेश ने कितने करोड़ रुपए का टेक्सटाइल निर्यात, निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, और टेक्सटाइल का संबंध दोस्तों किससे होता है, कपड़े से। तो टेक्सटाइल निर्यात कितने हजार करोड़ का किया, 9,200 करोड़ का। बस इतना डेटा दिमाग में याद रख लो कि मध्य प्रदेश 9,200 करोड़ तो केवल कपड़ा बेच के ही कमा लिया। तो बस इतना याद रखना दिमाग में, है ना, रटना नहीं है। दिमाग में रह जाए अच्छी बात, ना रह जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस इसको देखते हुए चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आगे दोस्तों हमको क्या चीज देखने को मिलती है, आइए, महाकाल। महाकाल लोक की यहां पर बात होती है। किसकी बात होती है, महाकाल लोक। महाकाल लोक हम सभी भली भांति जानते हैं कि महाकाल लोक दोस्तों कहां है, महाकाल लोक है उज्जैन। कहां है दोस्तों महाकाल लोक, महाकाल लोक है उज्जैन में। बोले सर ये पढ़ाने आए हो क्या, ये नहीं पढ़ाने आए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उज्जैन में 27 अगस्त को, कौन सी अगस्त को, 27 अगस्त को, कौन सी अगस्त को उज्जैन में, 27 अगस्त को उज्जैन में किस चीज का आयोजन हुआ। तो एक बार नाम, पहली बात तो बजाओ कि उज्जैन कैसी जगह है, एक आध्यात्मिक जगह है, स्पिरिचुअल जगह है। तो उज्जैन में जो भी हुआ होगा वो अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी से संबंधित रहा होगा। तो बिल्कुल वैसी ही चीज हुई। 27 अगस्त को उज्जैन में स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ, स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस नाम को रट लेना है और इस तारीख को रट लेना है कि किस अगस्त को, 27 अगस्त को। कहां पर, उज्जैन में। किस चीज का आयोजन हुआ, स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक, अगर आपसे कभी पूछ लिए जाएं कि सबसे ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आते हैं, रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, तो वो उसका आंसर उज्जैन है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय पर भागदौड़ भरी जिंदगी में अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहता है। और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन से बेहतर कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर महाकाल के दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव शब्द को आप याद रखिएगा। इसका आयोजन हुआ, एक तरीके से सम्मेलन समझ लीजिए आप, मीटिंग समझ लीजिए। 27 अगस्त को इसका आयोजन होता है यहां पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों उज्जैन के लिए एक और शब्द यूज किया जा रहा है। उज्जैन के लिए एक और शब्द यूज किया जा रहा है, द बेस्ट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। द बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, रिलीजियस मतलब धार्मिक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, डेस्टिनेशन मतलब जगह। यानी कि उज्जैन को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ स्थान घोषित किया गया है, या उसको उस नाम की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हमने याद करी। 27 अगस्त को उज्जैन में स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होता है, और उज्जैन के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता है, द बेस्ट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, ठीक है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ
स्थल अगर कोई है तो वो क्या है, उज्जैन है। यहां से हमने ये सीखा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यहां पर क्या जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, आइए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हमको क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, यहां पर हमको उतनी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। एक जानकारी प्राप्त हो रही है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कितने वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले बाबा महाकाल का मंदिर बनवाया था। एक यहां पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बाबा महाकाल मंदिर उज्जैन में कितने वर्ष पूर्व बनाया गया, 2000 वर्ष पूर्व, और किस राजा के द्वारा, तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा। उसके बाद दोस्तों मैं पर्यटकों की बात कर रहा था, तो मध्य प्रदेश के नजरिए से एक आंकड़ा सुन लीजिए। 2023 में सरकार अलग से स्पष्ट रूप से बोल रही है, तो उस पर यही हिंट होती है क्वेश्चन फंसने की। वर्ष 2023 में कितने करोड़ पर्यटक आए थे मध्य प्रदेश, 11 करोड़। कोविड के बाद का साल है, बहुत लोग घूमना चाह रहे थे। 2024 में कितने करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में पधारे, 13 करोड़। प्रश्न कैसा भी आ सकता है, याद रखिएगा संदेश मैगजीन की सीरीज के जो 25 से 30 लेक्चर, 25 लेक्चर मान लीजिए, इनका उद्देश्य ही आड़े टेढ़े प्रश्न फंसाना है, ठीक है जी। तो 2023 में 11 करोड़ पर्यटक आते हैं और 2024 में मध्य प्रदेश में 13 करोड़ पर्यटक आते हैं, और इनमें से पिछले साल जो है 2024 के अंदर 7 करोड़ पर्यटक तो उज्जैन में आए थे भैया। ये देख लीजिए आप, प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों में उज्जैन सबसे ऊपर है, जहां पिछले साल 7 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। यानी कि अगर धार्मिक स्थल की हम बात करें तो उज्जैन सबसे ऊपर है। 13 करोड़ पर्यटक अगर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो उसमें से 7 करोड़ तो उज्जैन होके ही जा रहे हैं, 50% से भी ज्यादा। इतनी बात क्लियर हुई। आइए एक और सुनिए। ग्वालियर में अभी जब हम उज्जैन का पीछे पढ़ रहे थे कि उज्जैन में कौन सा कॉन्क्लेव हुआ था, स्पिरिचुअल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव। ग्वालियर में कौन सा हुआ, पर्यटन कॉन्क्लेव में 3,500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला। कितने का निवेश मिला वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह पढ़ना है ग्वालियर में कौन सा कॉन्क्लेव हुआ, पर्यटन। ग्वालियर में कौन सा कॉन्क्लेव हुआ, पर्यटन। एक बार फिर से, ग्वालियर में कौन सा कॉन्क्लेव हुआ, पर्यटन कॉन्क्लेव हुआ। उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया मत पढ़िए। ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्वालियर और चंबल और सागर संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग और सागर संभाग, इनके पर्यटन को बेहतर बनाना, इनका टूरिज्म को बेहतर बनाना। ये भी नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना, पर्यटन कॉन्क्लेव कहां हुआ, ग्वालियर में हुआ। ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद आप देखें, बोले साहब अगर तारीख पूछ ली तो टेंशन मत लीजिए, सब सरकार बताती है आपको। ग्वालियर में पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कब हुआ, तो ग्वालियर में पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कब हुआ साहब, 30 अगस्त को हुआ। ग्वालियर में पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन किस तारीख को हुआ, 30 अगस्त को हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां से भी हमने अपनी जानकारियां जुटा ली। ठीक है, ग्वालियर वाली मिल गई जानकारी। ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेव कब हुआ, 30 अगस्त। 2023 में कितने पर्यटक आए, 11 करोड़। 24 में कितने आए, 13 करोड़। लगभग आधे से ज्यादा 7 करोड़ के आसपास कहां आए, उज्जैन में आए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और उज्जैन का मंदिर किस राजा ने बनवाया, राजा विक्रमादित्य ने। लगभग कितने वर्ष पूर्व बनवाया, 2000 साल पहले इसको बनवाया गया। आगे बढ़ते हैं तो हमको एक और यहां पर स्लाइड देखने के लिए मिलती है। ग्वालियर किले को 100 करोड़। अब ये पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सीधे काम की बात कर लेते हैं। किस किले का नाम यहां पर चर्चा में आ रहा है, ग्वालियर के राजा मानसिंह किले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए, यानी कि ग्वालियर का जो राजा मानसिंह किला है, पहले तो किले का नाम क्या है, ग्वालियर का राजा मानसिंह किला, और इसको और बेहतर बनाने के लिए, इसमें और सुधार करने के लिए, इसमें और डेवलपमेंट करने के लिए कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। और किस कंपनी ने दिया है दोस्तों, इंडिगो कंपनी ने दिया है। किस कंपनी ने दिया है, इंडिगो कंपनी ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है। किसको, ग्वालियर के राजा मानसिंह किले को। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा,
अब उसके बाद जब मैं दोस्तों इस चीज को पढ़ रहा था आगे, तो मैगजीन में मुझे एक शब्द मिला, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। इस योजना को मैगजीन में जो है डिस्क्राइब नहीं कर रखा था, इसको समझाया नहीं गया था, तो मैंने अपने तरफ से वहां पर एक्स्ट्रा डिटेल आपके लिए करवा दी। वहां पर 2.0 का जिक्र दे रहा है, मतलब 1.0 भी रहा होगा। तो पहले हम क्या समझ लेते हैं, स्वदेश दर्शन योजना 1.0। सिंपल सा प्रश्न कि स्वदेश दर्शन योजना 1.0 कब लॉन्च करी गई? 2014-15 में लॉन्च की गई। किस मंत्रालय के द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इतना बस याद रखना है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बड़ा ही सिंपल था, भारत में एकीकृत पर्यटन को बढ़ावा देना। एकीकृत पर्यटन मतलब इंटीग्रेटेड टूरिज्म, ठीक है। एक दोस्तों पर्यटन होता है तुम्हारे इलाके का, मेरे इलाके का, ये एकीकृत नहीं है। हमने क्या कहा, भारत में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, अगर हम उनको किसी ना किसी तरह से जोड़ दें आपस में, तो वो एकीकृत हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा, तो भारत ज्यादा पैसा कमा पाएगा। इसके लिए सरकार ने एक तरीका यूज किया जिसको हम कहते हैं थीम बेस्ड। क्या कहते हैं? थीम बेस्ड टूरिज्म, थीम बेस्ड पर्यटन, है ना, थीम आधारित पर्यटन। अब थीम बेस्ड टूरिज्म दोस्तों क्या होता है? थीम बेस्ड टूरिज्म का मतलब यह होता है कि भारत में अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं उनको अलग अलग थीम्स में आप डिवाइड कर दीजिए और उसी थीम के अंतर्गत उस जगह का प्रचार प्रसार करिए। एग्जाम्पल मांगते हैं आप, एग्जाम्पल सुन लीजिए। थीम बेस्ड टूरिज्म जैसे कि उज्जैन है। आप मुझे बताइए, क्या उज्जैन एक पहाड़ी थीम के अंदर आएगा या एक आध्यात्मिक थीम के अंदर आएगा? आध्यात्मिक थीम के अंदर आएगा। तो उज्जैन का विकास जो होगा, उज्जैन का विकास जो होगा वो कौन सी थीम के अंतर्गत होगा? स्पिरिचुअल थीम के अंतर्गत होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों लद्दाख की, किसकी बात करूं? लद्दाख की। लद्दाख भी पर्यटन स्थल बनता जा रहा है धीमे धीमे। तो लद्दाख दोस्तों कौन सी थीम के अंडर में आएगा? लद्दाख कौन सी थीम के अंडर में आएगा? हिमालय की थीम, हिमालय थीम के अंडर में आएगा, हिमालय पर्वतों की वजह से। समझ रहे हैं आप? उसी के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर में भी अच्छा खासा टूरिस्ट आता है। तो जैसलमेर क्या पहाड़ी या आध्यात्मिक जगह के लिए जाना जाता है? जी नहीं। तो जैसलमेर कौन सी थीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा? मरुस्थलीय थीम, यानी कि डेजर्ट थीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। समझे दोस्तों आप कहानी? इसको कहा जाता है थीम बेस्ड टूरिज्म। कौन सा टूरिज्म? थीम बेस्ड टूरिज्म। और ये थीम बेस्ड टूरिज्म का ही लक्ष्य बनाया गया था। कहां पर? स्वदेश दर्शन स्कीम 1.0 के अंतर्गत। और इस योजना को कब चालू किया गया? 2014-15 में जो है इस योजना को चालू किया गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। 100% पैसा इसमें कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे चलें। 1.0 कंप्लीट हो गया। वापस जी सुन लो, 2014-15 में उद्देश्य क्या है? भारत में टूटा फूटा पर्यटन नहीं, एकीकृत पर्यटन, इंटीग्रेटेड टूरिज्म। और वो कैसे होगा? थीम बेस्ड टूरिज्म से होगा, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बता दिए। अब 2014-15 की इस योजना के बाद अब आता है स्वदेश दर्शन 2.0। अब स्वदेश दर्शन 2.0 में साहब क्या हो रहा है? स्वदेश दर्शन 2.0 को कब लॉन्च किया गया? 2022 में लॉन्च किया गया। 1.0 को कब लॉन्च किया गया? 2014-15 में। ऐसे ही तो हमको याद रखना है, ऐसे ही हम फंस जाते हैं। 1.0 योजना को 2014-15 और 2.0 योजना को कब लॉन्च किया गया? 2022 में लॉन्च किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो काम स्वदेश दर्शन योजना 1.0 करना चाहती थी, उसी काम को बेहतर रूप से करना चाहेगा स्वदेश दर्शन योजना 2.0। नाम से तो यही समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आपको, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव है। थोड़ा सा क्या है? बदलाव है। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि जो 1.0 वाली स्वदेश दर्शन योजना थी, ये कौन से टाइप के पर्यटन को बढ़ावा दे रहे थे? थीम बेस्ड। कौन से पर्यटन को बढ़ावा दे रहे थे? थीम बेस्ड, यानी कि थीम आधारित पर्यटन।
लेकिन जो 2.0 योजना है, ये कौन से पर्यटन को बढ़ावा देंगे? ये देंगे डेस्टिनेशन आधारित, डेस्टिनेशन आधारित, डेस्टिनेशन आधारित, यानी कि किसी भी जगह का प्रचार प्रसार या किसी भी जगह के पर्यटन को उसकी थीम के आधार पर जितना भी प्रचार प्रसार करना था वो हमने 1.0 योजना में किया। लेकिन अब हम किसी भी जगह के पर्यटन का जो प्रचार प्रसार है वो थीम आधारित नहीं करेंगे, डेस्टिनेशन आधारित करेंगे। यानी कि वो जगह कहां है, किस लोकेशन पर है, उसकी खासियत क्या है, पर्यटक को उस लोकेशन पर क्यों आना चाहिए, टूरिस्ट उस डेस्टिनेशन को क्यों पसंद करते हैं। अब हम इस तरह से, इस रवैये से उस जगह का प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि 1.0 और 2.0 दोनों ही योजनाओं में पर्यटक को बुलाया जा रहा है और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वी आर प्रमोटिंग द टूरिज्म इन बोथ द स्कीम्स, बट द डिफरेंस इज, पहले हम जैसे ऐसा ना भाई, जो बुजुर्ग हैं उनको नमस्ते बोल के भी आप आदर दे सकते हो और पैर छू के भी आप आदर दे सकते हैं। तो पर्यटन को हमने पहले थीम आधारित बढ़ाया और फिर 2.0 योजना में डेस्टिनेशन आधारित बनाया। पहले हमने थीम का प्रचार किया, बोले अच्छा आध्यात्मिक चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, उज्जैन आओ ना। अच्छा रेगिस्तान चाहिए, रेगिस्तान वाली थीम चाहिए, जैसलमेर जाओ ना। अच्छा पहाड़, हिमालय पर्वत, ठंड चाहिए, लद्दाख जाओ ना। इसको कहते हैं थीम बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड। अगर आपको बिल्कुल ऐसी जगह चाहिए जहां पर बिल्कुल मन में अध्यात्म भर जाए, भगवान आपको अपने आसपास महसूस हो, तो आप उज्जैन लोकेशन पर आइए। इसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कि जगह का प्रचार करना, ना कि थीम का। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बता पाया। हालांकि ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल के आता है। रटने वाली चीज 1.0 स्वदेश दर्शन 2014-15, 2.0 स्वदेश दर्शन 2022। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपको बस इतना बताना है कि मध्य प्रदेश ने 2025 में अपनी नवीन पर्यटन नीति यानी कि न्यू टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। मध्य प्रदेश ने नवीन पर्यटन नीति यानी कि न्यू टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। और ये जो नई पर्यटन नीति आई है, ये कब आई है? 2025 में आई है। और इसका उद्देश्य बड़ा ही सिंपल सा है कि हमको टूरिज्म को बढ़ावा देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए। इसमें छोटी मोटी जो समझने वाली बातें हैं वो बस क्या हैं कि पर्यटन परियोजनाएं यानी कि टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का मतलब क्या होता है? ग्रांट, सरकार की तरफ से जो है फाइनेंशियल सहायता वगैरह दी जाएगी। बाकी आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये रटने वाली चीज नहीं है, बस पर्यटन नीति नई आ चुकी है 2025 में, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, बाकी स्क्रीन पे पॉज करके अगर कुछ रीडिंग करनी है तो कर लीजिए, वैसे उतना कीमती नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, बस ईयर याद करके कि 2025 में नई पर्यटन नीति आई। अब दोस्तों इस पेज पे हमको क्या देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश की सरकार राज्य में निवेश के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ठीक है? समझ में आ गई कहानी। अब यहां पर एक तारीख आती है 23 अगस्त। कौन सी तारीख आती है? 23 अगस्त। 23 अगस्त को कहां पर? 23 अगस्त को कटनी में। 23 अगस्त को कहां पर? 23 अगस्त को कटनी में। कटनी में क्या हुआ? माइनिंग कॉन्क्लेव। कटनी में क्या हुआ? माइनिंग कॉन्क्लेव। माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों खनन। माइनिंग का मतलब क्या होता है? खनन। तो या तो आप खनन बोल दीजिए या आप माइनिंग बोल दीजिए, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है? तो कटनी में क्या आयोजित हुआ? माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। अभी पीछे हमने ग्वालियर में पढ़ा था, ग्वालियर में किस चीज का आयोजन हुआ था? पर्यटन कॉन्क्लेव का। उज्जैन में किसका आयोजन हुआ था? स्पिरिचुअल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का। ऐसे ही कटनी में कौन सा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है?
माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जहां पर 56,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है। निवेश प्रस्ताव, मैंने आपको पहले भी कहा कि निवेश प्रस्ताव आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ने की जरूरत है कि कटनी में कब, यानी कि 23 अगस्त, और क्या माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, बस खत्म। ठीक है। अब जब आप दोस्तों इस खबर पर आएंगे तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हैं, लेकिन मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। अब यहां पर अगस्त का महीना बीत जाता है और एक नई तारीख आ जाती है। ठीक है। अब आप देखें, 17 से 18 अक्टूबर 2024। कब? 17 से 18 अक्टूबर 2024, ये तारीख अभी बीत चुकी है। भोपाल में 17 से 18 अक्टूबर 2024 भोपाल में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश खनन कॉन्क्लेव का पहला संस्करण हुआ था। मध्य प्रदेश, तारीख याद रखिएगा, ये 2024 की बात हो रही है दोस्तों। यहां पर किसकी बात हो रही है? 2024, यानी कि पिछले वर्ष की बात हो रही है भोपाल के संदर्भ में। तो भोपाल में 17 से 18 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश खनन कॉन्क्लेव। अब आप कहोगे सर खनन का मतलब माइनिंग होता है। जी हां, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो बोले सर माइनिंग कॉन्क्लेव कटनी में भी हुआ और माइनिंग कॉन्क्लेव भोपाल में भी हुआ। अरे भोपाल में पिछले वर्ष हुआ, 2024 की तारीख है भोपाल में, और वो चूंकि पहला था इसलिए चर्चा में ज्यादा रहा। ये जो कटनी वाला आपको दिख रहा है ये इसी वर्ष की बात है, 23 अगस्त की। तो दोनों बातों में समय का डिफरेंस है। भोपाल में जो खनन कॉन्क्लेव हुआ है, माइनिंग कॉन्क्लेव, वो पिछले वर्ष का है। कटनी वाला जो यहां पे जिक्र में आ रहा है वो वर्तमान वर्ष का है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा इस चीज को। लेकिन आपसे पिछले साल का डेटा पूछ सकता है। मध्य प्रदेश खनन कॉन्क्लेव, इसको मैं इंग्लिश में करूं तो एमपी माइनिंग कॉन्क्लेव का जो पहला संस्करण हुआ, जो पहला वर्जन आप जिसे कह सकते हैं, वो कब हुआ था? 17 से 18 अक्टूबर 2024 को भोपाल में हुआ। और भोपाल में कहां हुआ? भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। ठीक है। अगर आप ये नाम नहीं जानते हैं तो मैंने वहां पर आपके लिए लिख दिया है कि कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सेंटर कुछ और नहीं बल्कि मिंटो हॉल ही है। मिंटो हॉल पुराना नाम था, नया नाम क्या हो चुका है? कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सेंटर कब रखा गया? 26 नवंबर 2021 में। आप यहां पे साफ स्पष्ट देख सकते हैं कि मिंटो हॉल का नाम कब बदला गया था? 26 नवंबर 2021 में। पुराना नाम मिंटो हॉल था और नया नाम कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। और इसी स्थान पर 17 से 18 अक्टूबर 2024 यानी कि पिछले वर्ष भोपाल में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश खनन कॉन्क्लेव यानी कि माइनिंग कॉन्क्लेव का फर्स्ट एडिशन, अर्थात पहला संस्करण। और वर्तमान वर्ष में खनन कॉन्क्लेव का जिक्र कहां सुनने को मिला? कटनी में सुनने को मिला। इतनी चीज क्लियर हो गई आप सभी को अच्छी तरीके से। अब एक और चीज आप समझिएगा। आपने एक शब्द सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार करने में सरलता। कि किसी भी जगह पर व्यापार करने में जो सरलता है वो किस सूचकांक के माध्यम से, किस इंडेक्स के माध्यम से दर्शाई जाती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जिस राज्य में ज्यादा लाइसेंस प्राप्त करने पड़ते हैं, ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर व्यापार करना सरल नहीं है। तो सीधी सी बात है, क्या वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? क्या व्यापार करने की सरलता है? नहीं है। तो अगर मुझे किसी राज्य में, अगर मुझे किसी स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो सीधी सी बात है मुझे वहां पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खुलवाने पड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस किसी भी जगह पर सिर्फ तभी खुलते हैं दोस्तों जब वो जगह व्यापारियों के लिए सरल हो, यानी कि इजी हो। और व्यापारियों के लिए किसी भी जगह को अगर आप सरल बनाना चाहते हैं तो आपको काफी सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो पेपर वर्क होता है, फलाने ढिमकाने कानून होते हैं, उनको कम करना पड़ेगा। नहीं तो आपके राज्य में ना तो कोई व्यापारी अपना व्यापार करेगा और ना ही आपके राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ हो पाएगी। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग को, यानी कि व्यापार की सरलता को और बेहतर बनाने के लिए
29 तरह की जो अनुमतियां लेनी पड़ती थी, जो परमिशंस लेनी पड़ती थी, उसको मोहन यादव जी ने कम कर दिया है। और अब मात्र और मात्र कितनी अनुमतियां आपको लेनी पड़ेंगी, कितनी परमिशन लेनी पड़ेंगी? मात्र आपको 10 अनुमतियां लेनी पड़ेंगी मध्य प्रदेश में अपना व्यापार स्थापित करने के लिए। और कितनी हटा दी? 29 हटा दी। सोच लीजिए आप, यानी कि पहले 39 रही होंगी, उसमें से 29 हटा दिया, तो कितना व्यापारी हल्का फील करेगा? बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े उद्योग कितना हल्का फील करेंगे कि बोले भाई 29 तरह की, 29 तरह की अनुमतियां जो बेफिजूल की थी वो हटा दी, अब मात्र 10 अनुमतियां लेनी है, मतलब मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस लगाया जा सकता है, काम सरल हो गया है, अब उद्योग खोल दो। ठीक है भैया, इस पेज का हमारा काम हो गया यहां पर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमको और क्या चीज देखने को मिलती है दोस्तों? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने वाली है, ध्यानपूर्वक आप सभी देखिएगा। यहां पर सबसे पहली चीज हमको क्या देखने को मिल रही है? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहां पर सेटिंग, कुछ इसमें से टेक्स्ट मुझे हिला हुआ दिख रहा है। ठीक है, शायद वो है ही ऐसा, कोई बात। चलिए, हमारा यहां पर क्या पढ़ना है हमको? कोल बेस्ड मीथेन। दोस्तों, कोयले में से कौन सी गैस निकलती है? कोयले में से मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होती है मीथेन गैस। इसी के साथ साथ जो मीथेन गैस है, फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक बनाने में भी काफी उपयोगी होती है मीथेन गैस। तो कोल बेस्ड मीथेन यानी कि कोयला आधारित मीथेन गैस, इसका 37% उत्पादन मध्य प्रदेश अकेला करता है। यानी कि अगर मैं भारत में होने वाला 100% कोल बेस्ड मीथेन यानी कि कोयला आधारित मीथेन गैस की बात करूं, तो इस 100% में से मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? 37%। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कोयला अच्छा खासा है, और जहां पर कोयला होगा वहां से मीथेन गैस का भी उत्पादन हो सकता है। तो भारत के कुल कोल बेस्ड मीथेन उत्पादन में से कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का योगदान है? 37% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मध्य प्रदेश इन कोल बेस्ड मीथेन प्रोडक्शन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चीज हमको और देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, मध्य प्रदेश शब्द के आगे क्या शब्द लग गया? ग्लोबल। और ग्लोबल के आगे क्या शब्द लिखा हुआ है? स्टार्टअप। एक्सचेंज, स्टार्टअप के आगे क्या लिखा हुआ? एक्सचेंज। यानी कि मध्य प्रदेश ने वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर किसी देश के साथ कुछ ना कुछ पार्टनरशिप करी है, ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ाया जा सके, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा सके। तो आइए जरा हम कनेक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम, ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ? 18 अगस्त से 22 अगस्त में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर अगस्त बड़ा आ रहा है। ये अगस्त दोस्तों इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं जो संदेश मैगजीन आपको वर्तमान में पढ़ा रहा हूं, ये संदेश मैगजीन सबसे लेटेस्ट संदेश मैगजीन है। अब आप कहोगे सर नवंबर का महीना शुरू हो गया है, आप अगस्त की चर्चाएं कर रहे हो, इसमें काफी जगह सितंबर का भी तो जिक्र आया था। तो सरकार कभी सेम महीने का कंटेंट थोड़ी ना देती है। सरकार ने जो लेटेस्ट मैगजीन दे रखी है वो उसने ज्यादातर सितंबर तक का डेटा पूरा कवर कर रखा है। मैं ऐसे ही तो आपको सितंबर, अगस्त और ये रिवर्स में जाते जाते पूरा जनवरी तक का पढ़ा दूंगा। जब पूरा जनवरी तक का पढ़ा दूंगा तब तक हमारा नवंबर और दिसंबर की मैगजीन भी आ चुकी होगी, फिर वो पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? तो आपको ये तारीखों की, महीनों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, 18 अगस्त से 22 अगस्त तक मध्य प्रदेश ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम चला, जहां पर हमने 5 जर्मन टेक कंपनियों के साथ जो है पार्टनरशिप करी या समझौता किया। बेसिकली आपको यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश और जर्मनी के बीच बिजनेस एंड इनोवेशन को लेकर पार्टनरशिप हुई है। मतलब सिंपल सा मैं आपको यहां पर एक ये हिंट देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम है,
उसमें मध्य प्रदेश ने कौन से देश के साथ मुलाकात करके इस पार्टनरशिप को अंजाम दिया है? तो वो है दोस्तों जर्मनी। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, यहां पर जर्मनी का जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इतना भयंकर इंपॉर्टेंट चीज आप सुनिए, खतरनाक वाली। मध्य प्रदेश में 33,000 करोड़ रुपए की लागत। अब क्या लागत पढ़ना जरूरी है? नहीं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है क्या बनाने के लिए? 5 ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओहो हो, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में कितने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई है? 5 ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, ठीक है। अब सुनिए, पहले तो आप यह समझ लो कि ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर होता क्या है। ये कुछ नहीं बल्कि सड़कें समझ लो आप इनको। क्या समझ लो? सड़कें, या एक ऐसा क्षेत्र बनाना, एक ऐसा इलाका बनाना, ऐसी सड़कें बिछाना जहां पहले एक अविकसित जमीन थी। अविकसित जमीन मतलब अनडेवलप्ड लैंड। और जो अविकसित, एक तो विकसित जमीन हो गई और एक हो गई अविकसित जमीन। एक मिनट रुकिएगा। एक तो विकसित जमीन हो गई दोस्तों, और दूसरी कौन सी हो गई? अविकसित जमीन, अनडेवलप्ड लैंड। यानी कि देखो भैया, जो इलाका पहले से ही बहुत डेवलप्ड है वहीं पर जाके भीड़ नहीं भरनी है, ये ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है। ऐसे इलाके को डेवलप करना, ऐसे क्षेत्र को डेवलप करना जो पहले विकसित नहीं था, अब उस इलाके को विकसित करना और बेहतर बनाना, इसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जो अविकसित इलाका है, जो अविकसित जमीन है, उसके लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं? ग्रीन फील्ड। तो अविकसित जमीन को हमने विकसित बना दिया, वहां पर सड़कों का नेटवर्क बना दिया, वहां पर इंडस्ट्रीज बना दी, ताकि वो एक आर्थिक गलियारा बन जाए, वहां से बिजनेस होता रहे। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। तो इसके लिए हमने 5 इलाके चुने हैं। कितने इलाके? 5 इलाके। कौन कौन सा? भोपाल टू इंदौर। अब आप कहोगे सर भोपाल टू इंदौर तो पहले से ही डेवलप्ड है, उसको और क्यों विकसित कर रहे हैं? आपने तो कहा था अविकसित इलाके पर काम होता है। तो भैया भोपाल से इंदौर के बीच में बहुत सारा ऐसा इलाका है जो अभी भी अविकसित है। जितना बेहतर हो सकता है उद्योगों के लिए उतना बेहतर नहीं है, उसको किया जाएगा। उसके बाद ग्वालियर से शिवपुरी वाला जो इलाका है उसमें भी अभी विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। उसके बाद सागर और छतरपुर, यहां पर भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। रीवा और रीवा से सिंगरौली, यहां पर बनाया जाएगा। रतलाम से जावरा, यहां पर भी बनाया जाएगा। यानी कि ये 5 वो इलाके चूज किए गए हैं जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। अर्थात अविकसित भूमि पर, अनडेवलप्ड लैंड पर बढ़िया डेवलप्ड सड़कों का स्ट्रक्चर और उसके आसपास उद्योगों की स्थापना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? चलिए, अब हमने 5 ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर समझ लिए। अब हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। और कहीं भी अगर शब्द आ गया टाइगर कॉरिडोर, तो कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? गलियारा। और गलियारा तो तभी बनेगा जब सड़कें बनेंगी, और सड़कें तब, और जब भी सड़कें बनती हैं तो वो किसी ना किसी जगह को जोड़ती हैं। तो टाइगर कॉरिडोर जो बनाया गया है, तो इस कॉरिडोर के माध्यम से कौन कौन से टाइगर रिजर्व को जोड़ा जाएगा? ध्यान पूर्वक देखिएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। यानी कि टोटल कितने बाघ अभ्यारण्य को जोड़ा जाएगा? टोटल 4 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ा जाएगा। 4 टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? 4 बाघ अभ्यारण्य को आपस में जोड़कर क्या बनाया जाएगा? टाइगर कॉरिडोर, जिसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है और
पेच है। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेच, इतनी बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं। टाइगर कॉरिडोर भी देख लिया, ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी हमने यहां पर कवर कर लिया। आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात कहां पर हो रही है, किससे हो रही है? भोपाल जबलपुर ग्रीन फील्ड हाईवे। बोले सर अभी तो पीछे आपने पढ़ाया था ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक गलियारे की जगह क्या शब्द यूज हो रहा है? हाईवे। सर दोनों में क्या अंतर है? देखो भैया, जब मैं कहता हूं ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो तो नॉर्मल अपनी जो अविकसित जमीन है उसको हमने सड़कों का जाल बिछाकर विकसित बनाने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर साफ स्पष्ट लिखा है ग्रीन फील्ड हाईवे, यानी कि यहां पर जो सड़क बनेगी वो सामान्य सड़क नहीं होगी, वो एक हाईवे बनेगा। ठीक है? और कौन सी दो जगह को यहां पर बताया गया है? भोपाल से जबलपुर। और जब भी हाईवे की बात आती है तो कौन से महाराज की बात हो जाती है? गडकरी जी की बात हो जाती है। भोपाल से जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा नया ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 15,000 करोड़ होगी। तो लागत जहां भी आ जाए, मैंने क्या बोला? पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है? नाम पढ़ना है। भोपाल से जबलपुर कितना लंबा ग्रीन फील्ड हाईवे बनेगा? 255। सर इसको नॉर्मल हाईवे क्यों नहीं कहा गया, ग्रीन फील्ड हाईवे ही क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्त अगर कहीं भी ग्रीन फील्ड शब्द आ जाता है मतलब ऐसे इलाके की बात हो रही है जो पहले अनडेवलप्ड था, अविकसित था। अब उस अविकसित इलाके से जब हाईवे गुजरेगा तो वो विकसित ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, उसके बाद आगे अगर हम देखें, यहां पर एक खबर ऐसी थी दोस्तों, एक खबर ऐसी थी कि मध्य प्रदेश में अब कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं खत्म। बड़ा ही सिंपल सा डेटा। मध्य प्रदेश में अब कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं? तो सरकार आंसर देती है कितने हो गए हैं? 32। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? 32। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? 32। इतनी बात क्लियर हो गई? चिकित्सा महाविद्यालय। अभी अगले पेज पर मैं आपको इसके पूरी लिस्ट भी बता दूंगा, तो आप उसको पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहीं पर दोस्तों जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक योजना का यहां पर नाम दिखा, आयुष्मान सखी। अब मैंने आपसे लगातार कह रहा हूं कि संदेश मैगजीन का तात्पर्य केवल आपको एमपी करंट अफेयर पढ़ाना नहीं है। संदेश मैगजीन को आप बांध नहीं सकते, ये खुला पंछी है। कहीं से कोई भी किसी भी यूनिट का टॉपिक का क्वेश्चन पकड़ा के आपको दे जाएगा, आंसर आपसे बन जाएगा। ठीक है? आयुष्मान सखी क्या चीज है सुनिए। आयुष्मान सखी बिल्कुल लेटेस्ट योजना है, जिसे 25 अगस्त 2025 को जेपी नड्डा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत, ये ठीक है, ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि जो जेपी नड्डा जी हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, है ना, हेल्थ मिनिस्टर हैं, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना पढ़ो, आयुष्मान शब्द है तो मतलब मेडिकल से संबंधित ही है, स्वास्थ्य संबंधित है, इसीलिए जेपी नड्डा का नाम है। आयुष्मान सखी को लॉन्च कब किया गया? 25 अगस्त 2025। आयुष्मान सखी क्या है? एक चैटबॉट है। चैटबॉट यानी कि जो आपसे मैसेज के माध्यम से चटियाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आप इस चैटबॉट से पूछ सकते हैं। लेकिन किस संबंध में आप प्रश्न पूछेंगे, सुनिएगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि भारत में एक योजना चलती है जिसको हम आयुष्मान कार्ड योजना कहते हैं, या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। कायदे से जो उसका पूरा नाम है वो क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। परंतु इतना बड़ा नाम कोई बोलता नहीं है। तो इस योजना के तहत दोस्तों सरकार ने क्या बनवाए थे? इस योजना के तहत सरकार ने जो बीपीएल वाले लोग हैं, यानी कि गरीबी रेखा के जो नीचे हैं या जिनका आर्थिक स्तर बहुत कम है, निम्न है,
उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए थे सरकार ने, और पूरे परिवार के लिए बनता है, और पूरे परिवार को कंबाइंड रूप से 5 लाख का उसमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख का नहीं मिलता, 5 सदस्य हैं, पता चला 25 लाख का, पूरे परिवार के लिए बनता है और उसको 5 लाख का पूरे परिवार को मिलता है। अब वो 5 लाख का उपयोग 2 सदस्य मिलकर करें, एक मिलकर करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरी फैमिली को 5 लाख का मिलता है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए गए। ठीक है, क्या बनाए गए? आयुष्मान कार्ड बनाए गए। और इस आयुष्मान कार्ड के तहत कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया? 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया। स्वास्थ्य बीमा को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, परंतु काफी सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। किसी को यह नहीं पता कि हम आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, किसी को यह नहीं पता कि आयुष्मान कार्ड बनवाना कैसे है, कब बनवाना है, बनवा लिया है कब हमारे पास आएगा, कब उसका यूज कर सकते हैं, कहां उसका यूज कर सकते हैं, काफी सारे प्रश्न मन में आते हैं। तो आयुष्मान कार्ड से संबंधित, और या फिर कहें कि आयुष्मान भारत योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न के जवाब हैं, वो सारे जवाब इस कंप्यूटराइज्ड चैटबॉट के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसका नाम क्या रखा गया है? आयुष्मान सखी। क्लियर हुआ? तो आयुष्मान सखी को 25 अगस्त 2025 को लॉन्च किया जाता है। आयुष्मान भारत या आयुष्मान कार्ड संबंधित जितने भी चिंताएं, प्रश्न या समस्याएं हैं, उन सवालों के जवाब एक चैटबॉट के माध्यम से दिया जाएगा, और उस चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? आयुष्मान सखी। तो ये मैंने इस तरीके का, आपको कंटेंट थोड़ा सा अलग ही नजर आ रहा होगा इसकी तुलना में, ये तो अखबार का है, ये मैंने अलग से यहां पर जो एड ऑन किया है, ये वो वाला कंटेंट है। ठीक है ना? अच्छा, अब दोस्तों ऐसे ही दोस्तों एक योजना है जिसको हम कहते हैं सुमन सखी। सुमन सखी को मैंने यहां पर इसीलिए अटैच कर दिया है क्योंकि जैसे ही आप आयुष्मान सखी नाम सुनते हो तो एग्जाम में संभावना है कि सुमन सखी का भी जिक्र हो जाए, क्योंकि यह भी लेटेस्ट योजना है। सुमन सखी योजना को कब लॉन्च किया गया है? सितंबर 2025 में। यह भी लेटेस्ट है। तो आयुष्मान सखी केंद्रीय स्तर की योजना है और सुमन सखी राज्य स्तर, मध्य प्रदेश लेवल की योजना है। ठीक है, तो सुमन सखी को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है वो अलग है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह भी दोस्तों एक चैटबॉट ही है। यह भी क्या है? चैटबॉट है। अब ये देखिए, आप तो कुछ ना, सुमन सखी क्या है? सुमन सखी एक चैटबॉट है। इस चैटबॉट के माध्यम से क्या होगा? जो भी महिला प्रेग्नेंट है, जो भी महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, वो अपनी प्रेगनेंसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहती है, उसको कोई डाउट्स हैं, तो वो इस चैटबॉट पर यानी कि सुमन सखी चैटबॉट से पूछ सकती है। साफ यहां पर लिखा हुआ है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जब भी कोई महिला अपने प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहती है, या गर्भावस्था से संबंधित जो जोखिम है, या गर्भावस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी बातों का, उन सारे जवाबों का, उन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो किस चैटबॉट के माध्यम से दिया जाएगा? सुमन सखी। और इस चैटबॉट को किसने बनाया है? मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सुमन सखी जो है वो सबके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है। आयुष्मान सखी सबके लिए, लेकिन सुमन सखी सबके लिए नहीं। सुमन सखी सिर्फ महिला स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिला स्वास्थ्य से संबंधित है। महिला स्वास्थ्य से संबंधित है। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई? बस इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ही योजनाएं, सुमन सखी और आयुष्मान सखी, दोनों ही योजनाएं 2025 की। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और बड़ा ही कीमती दोस्तों प्रश्न हमको देखने को मिलता है, और ये योजना से संबंधित है। इस योजना का जिक्र भी मैगजीन में हुआ, बस जिक्र हुआ, लेकिन उसको समझाया नहीं गया। समझाने का काम हम पर छोड़ दिया गया, तो उसको हम समझा देते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 2024 की एक योजना, 2024 की एक योजना जिसका नाम है आयुष्मान
वय वंदना कार्ड योजना, आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना। ठीक है, अब नाम में आयुष्मान आ गया तो मतलब आयुष्मान कार्ड योजना से संबंधित कुछ मामला है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। वैसे तो वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा 60 वर्ष के ऊपर हो जाती है, लेकिन यहां पर अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है। और यहां पर वरिष्ठ नागरिक का तात्पर्य क्या है? 70 या 70 से ज्यादा, 70 या 70 से ज्यादा उम्र, उसको कवर किया गया है यहां पर। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, जो आयुष्मान कार्ड योजना है वो केवल किन लोगों के लिए है? वापस से बताइए, मैंने आपको पीछे बताया था, आयुष्मान कार्ड योजना केवल आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, फाइनेंशियली जो वीक हैं, उनके लिए है, और जो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार हैं उनके लिए है। इतनी बात क्लियर हुई? तो जब ये वय वंदना कार्ड योजना नहीं थी तब क्या होता था, पहले ये समझ लो। अब जो सीनियर सिटीजन 70 साल का व्यक्ति या 70 साल से ऊपर की उम्र का व्यक्ति, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो उस वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान कार्ड योजना का फायदा मिलेगा। बराबर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड योजना का फायदा तो हर व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो 60 का हो, 70 का हो, 50 का हो, 80 का हो, सबको मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो फिर सर ये अलग से योजना लाने की क्या जरूरत थी? आयुष्मान कार्ड तो सबको फायदा दे ही रहा है। सुनिए, आयुष्मान कार्ड योजना से सिर्फ उन लोगों को फायदा मिल रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर जो बीपीएल परिवार हैं। यानी कि अगर आप शुरू से ही गरीब घराने के हो या फिर आप गरीबी रेखा के नीचे वाला परिवार से ताल्लुकात रखते हो, तभी आपको आयुष्मान कार्ड योजना का फायदा मिलता था। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ वरिष्ठ नागरिक ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होता है। अब भैया देखो, गरीबी रेखा में आने के लिए तो बहुत गिरे हालात होने चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा के जो व्यक्ति गरीबी रेखा में नहीं आता वो व्यक्ति पैसे वाला है। कुछ लोग गरीबी रेखा के जितना कम पैसा उनके पास नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी पर्याप्त नहीं होता कि उससे महंगे महंगे इलाज करवाए जा सके। तो सरकार ने यह फैसला लिया भैया कि 70 साल और 70 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो आयुष्मान कार्ड योजना में वर्तमान में कवर नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है, इतना भी नहीं कि सारे खर्चे उठा सके, थोड़ा सा ज्यादा। तो 70 और 70 से ऊपर वाले वो वरिष्ठ नागरिक जो वर्तमान में आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर कवर नहीं होते हैं, परंतु बेचारे चूंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनके इलाज का बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अब हम कोई भी दायरे को नहीं देखेंगे। वरिष्ठ नागरिक कोई भी हो, और वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा क्या है? 70 या 70 से ऊपर, आयुष्मान कार्ड के नजरिए से। तो इस योजना में क्या कहा गया? आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना 2024 में यह कहा गया कि अब हम ये नहीं देखेंगे कि 70 या 70 से ऊपर वाला जो सीनियर सिटीजन है वो गरीबी रेखा में आता है, नहीं आता है, पैसा है, नहीं है, हम नहीं देखेंगे। आप कैसे भी वरिष्ठ नागरिक हो, हम आपको आयुष्मान कार्ड योजना का फायदा देंगे ही देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो अभी तक क्या हो रहा था इस योजना के आने से पहले कि 70 और 70 से ऊपर वाले वो सीनियर सिटीजन जो कि बीपीएल में या बहुत कम पैसे वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं या आयुष्मान कार्ड के लिए जो एलिजिबल नहीं होते थे, उनको उसका फायदा नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर आप 70 या 70 से ऊपर की उम्र के हो तो आपको कोई पात्रता, कोई एलिजिबिलिटी होने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको आयुष्मान कार्ड का फायदा देगी। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। यहां पर लिखा भी है कि पहले जो सामान्य आयुष्मान भारत कार्ड होता था उसमें केवल ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थे या जो बीपीएल परिवार से थे। परंतु लेकिन आयुष्मान वय वंदना कार्ड में
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर सीनियर सिटीजन को कवर किया जाएगा। हर मतलब हर, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीबी परिवार में है या नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो गलत बात है ना, कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन पैसे वाले हैं फिर भी हम उनको आयुष्मान भारत का फायदा दे रहे हैं। देखो भैया, जो सीनियर सिटीजन पैसे वाले हैं वो आयुष्मान भारत का कार्ड का यूज वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे और आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो लगभग सरकारी या सामान्य अस्पतालों में चलता है। तो जो बहुत पैसे वाला वरिष्ठ नागरिक है वो तो वैसे भी इस कार्ड का यूज नहीं करेगा, लेकिन इस योजना से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की सबसे बड़ी हेल्प होगी जो बेचारे मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास वाला ना तो अमीर है ना गरीब है। अमीर होता तो योजनाओं की मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और गरीब चूंकि वो है नहीं तो इसीलिए सरकारी योजना का फायदा मिलता नहीं, तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को बहुत हेल्प हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की सारी जमा पूंजी इनके इलाज में खर्च हो जाती है। इसीलिए सरकार ने उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया, आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने वाला था कि मध्य प्रदेश में अब कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 32 हो गए हैं। सरकार ने ये डेटा दिया था तो इसीलिए मैंने इस डेटा को यहां पे लगा दिया। इसको रटने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो आप कि कौन कौन से कहां पर हैं। चिरायु मेडिकल कॉलेज है ना, भोपाल में है, अरविंदो इंदौर में है, सब जान ही रहे हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, नॉर्मल बस देख सकते हो। जैसे कि ऐसा ये वाले देख सकते हो, ये गजराजा वाला देख सकते हो, ग्वालियर वाला ये आपने देखा ही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र वाला जबलपुर, महात्मा गांधी इंदौर, गांधी चिकित्सा भोपाल, है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, महावीर इंस्टीट्यूट भोपाल, सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर, अमलतास ये देवास में है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्मल आपको ऑटोमेटिकली पता चलेंगे। जहां जहां पर ये शासकीय चिकित्सा लिखा है इनको आप इग्नोर कर देना, ये आपसे नहीं पूछेगा, है ना। तो इनको आप एक नजर जो है दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में अब टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, 32 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि वाली बात है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो है कवर करेंगे, नहीं तो एक ही लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं जितने भी 25 लेक्चर इस सीरीज में डालूंगा एक घंटे के डालेंगे, ताकि आपको जो है ज्यादा उसमें पढ़ने में दिक्कत ना हो। और ये वाला लेक्चर मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 1.5 घंटे का पहुंचने वाला है, तो इसको हम यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा हो नहीं पाएगा, 25 घंटे की वीडियो तो नहीं बन सकती है साहब। ठीक है ना, तो हम आपको इसी तरीके से मैं ये पूरी सीरीज आपको कवर करवा दूंगा। तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स आपके पास हैं प्रीलिम्स के लिए, बढ़िया है, उनको रटिए। समझ में आ गई बात। परंतु चेरी ऑन द केक, केक पूरा बनाने के बाद मजा तब है जब उस पर चेरी लगा दी जाए। तो चेरी ऑन द केक तभी होगी जब आप संदेश मैगजीन की सीरीज को पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई ऐरा गैरा सोर्स नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार का वन एंड ओनली मैगजीन है, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार अपनी सारी घटनाओं का पूरा विस्तार से वर्णन करती है। तो इस सीरीज को आप देखेंगे तो हमेशा चेरी ऑन द केक आपको मिलेगा, यानी कि आढ़े टेढ़े 10 प्रश्न आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में बखूबी बन जाएंगे, और जो आपका फासला फेल और पास के बीच में है वो फासला भर जाएगा और आपका एग्जाम पास हो जाएगा। आज के लेक्चर के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी के जगत में आने वाले एक वर्ष में कुछ हो ना हो, चैंपियन स्क्वायर ही चैंपियन स्क्वायर होगा, है ना। और ये चैंपियन स्क्वायर की टीम की मेहनत, लगन और उनका बेहतरीन कंटेंट है। तो मुझे दीजिए दोस्तों इस वीडियो में इजाजत। आप सभी को थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।